तो हेलो दोस्तों, आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब जो पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, उसका एनालाइज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 जो पढ़ने वाले हैं, यानी समझने वाले हैं अध्याय 1 में, जिसमें हमारा निवेश बनाम अटकलें का टॉपिक शामिल है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो भी किताब है सबका हिंदी में समरी हमेशा लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहला अध्याय निवेश बनाम अटकलें तो समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोनिंग बेल बजते हैं? बिना किसी खास वजह से दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलें के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपनी हालातों में से किसी और को आगे बढ़ते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व रूप से शामिल होते हैं। आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए। इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं, आपको समझदारी पूर्वक अपने गंभीर नुकसानों से रक्षा करना चाहिए। आपको पर्याप्त नहीं बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना होगा। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। ये शेयर तो इस आधार पर चुनना है कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं। इस तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक चोट सलाहदार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के चाहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हो। निवेश करने की आपको रोजाना अपने शेयर की दैनिक कीमत जानना आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली है तो कैसीनो, जुआ या घोड़े पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लास वेगास या घूसखोर की तरह यह हमेशा इस तरह से है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश के सुनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में होते नहीं है। तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुके रहेंगे, यह आपके पक्ष में गुणात्मक फर्क डालता है। जो लोग छूट के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते हैं और बेचते रहते हैं, वे लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का दौर खत्म हो गया है और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया है। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से चढ़ रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी जल मंडराता रहता है। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया था कि एक निवेश तकनीक का परीक्षण यह था कि यह काम चढ़ रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी ही खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक के पास अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक जो अस्थायी और भरोसेमंद होना चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिचिंग सिस्टम के बाद काम करती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी तीनों मापदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं। कल्पना करें कि दो स्थान आपस में दूसरे से 130 मील की दूरी पर है। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो मैं उस दूरी को 2 घंटे में पूरा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूं तो मैं वहां 1 घंटे में ही पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूं तो मैं सही हूं। क्या आपने यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम चढ़ता है। बाजार को जीतने के लिए भी बहुत ही चमकदार चीजें एक जैसी होती है। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती रहती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संबोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेष धारकों ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105 की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसतन म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक स्वामित्व की अवधि
अवधि केवल 10.9 महीनों तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सके कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था, फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया और सभी पर दाम चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैजेलन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधन जेफरी विनिट की प्रौद्योगिकी शेयर में 42.5 संपत्तियां थी। विनिट ने घोषणा की कि उनके ज्यादातर शेयर धारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर है। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसे ही है और वे मानते हैं कि जैसा मैं करता हूँ कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिट ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और 59 उमनादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। लंबी अवधि के लिए बहुत उच्च और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को किसी भी समय पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौके दे दिए, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारों के साथ पूरी दुनिया से संबंध था। हर क्षण मायने रखता है। अब बताया वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने पैसा कमाने के लिए तत्काल तकनीकी से ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया था जिसमें एक स्क्रूफी टाउट ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कर्मचारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कर्मचारी पूछता है और चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहना आदमी चाहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है। ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि किसी के पास न तो काम और न ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर एमेरिट्रेड के एक टेलीविजन विज्ञापन में 2 गृहस्थियों को जॉर्डन से वापस आते हुए दिखाया। एक ने अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करती है, माउस तो कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी $1700 कमाए हैं। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका जवाब, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबेनस न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर सोबिज डिवा ब्रावा डिस्टेंस ने निकोलस बीटबास से सभी लोग ड्राइव चोले के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीटबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्टर नहीं था। अब बीटबास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और 1 साल में $1 लाख कमाने की उम्मीद थी। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। स्ट्रीसेंट ने फॉर्च्यून के एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलेंस बैल हूँ, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाइट की दुकानों, रसोइयों, कैफे, टैक्सी कैब्स और ट्रक स्टॉक वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से कहीं ज्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकारी महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान चाहिए नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध ऑब्स्ट्रक्शन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रहने थे। अगर ब्लिप ऊपर बढ़ रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विसेज ने एक टेल ब्राउजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया जिसमें उसे संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की थी अब से यह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉर्पोरेट हर चीज की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनियों द्वारा क्या उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी या उसका प्रबंधन कैसा था या कंपनियों का नाम क्या था। आपको स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षण कोड था ABLD, आइडेंटिटी, PCLN, TGLO, BRS, WVNA। इस तरह आप अपने तेजी से खरीद सकते हैं। बिना 2 सेकंड की देरी किए ही आप इसे खरीद सकते हैं। 1998 में उत्तरार्ध में एक छोटी जोड़ला व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेक्टो सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों में लगभग 3 गुना हो गया, क्योंकि ब्रिटिश डिप्लोसिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों
ने टीचर मास्टर के लिए अपने टीचर प्रति TMCO को भूलने के बाद टेम्चो खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक संघ की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया। एक शेयर की कीमत पर बेडसराय कंपनी शेयर को दोगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपेनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोडेड ने चेतावनी दी थी, सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञापन से अधिक चला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर $150 से $400 तक बताया। उस दिन Amazon.com ने 19% की बढ़ोतरी और ब्लड जेट के विरोध के बावजूद उसका मूल्य लक्ष्य 1 साल तक पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में $400 से आगे बढ़ गया। 1 साल बाद पेनवेबर के विश्लेषक वाल्टर पाइसिट ने भविष्यवाणी की थी चल स्टॉक अगले 12 महीने में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच सकता है। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए हमारे